नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ है 9 मई 2026 को। उस परीक्षा में इतिहास यानी कि हिस्ट्री का जो पेपर हुआ है, उस हिस्ट्री इतिहास के सभी 125 प्रश्न पूछे गए हैं। इस परीक्षा में सभी 125 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से एक्सप्लेन करते हुए व्याख्यात्मक हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर क्यों सही होगा उसका पूरा व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो ये आंसर की का वीडियो, पहली बात आप लोग समझ लीजिए, ये केवल आंसर की का वीडियो नहीं है, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का वीडियो है, व्याख्यात्मक सोल्यूशन का वीडियो है। तो दोस्तों हमारे पास पेपर है आपका विषय कोड 10 इतिहास, और ये टोटल 48 पन्ने का पेपर है। 2 घंटे का समय था, 125 क्वेश्चन पूछे गए थे, 425 नंबर का टोटल आपका ये पेपर हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इतिहास का दोस्तों क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पूछा गया है, तो हम लोग हिंदी भाषा को ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 19वीं सदी के भारत की तुलना प्रारंभिक मुगल काल से करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा था कि सामाजिक धार्मिक सुधार औपनिवेशिक आधुनिकता की प्रतिक्रिया थे, जबकि मुगल काल में संस्थागत सुधार का अभाव था। दूसरा पूछा गया कि ड्रेन थ्योरी जैसी आर्थिक आलोचना का मुगल काल में समकक्ष नहीं था, जहां विचार दरबारी सीमाओं में थे। तीसरा दिया गया है कि 19वीं सदी में जनभाषा और मुद्रण संस्कृति विकसित हुई, जबकि पहले फारसी प्रभुत्व और सीमित प्रसार था। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य और सही है? यहाँ पहले नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही होगा, परंतु क्यों? देखिए तीनों कथन 100% सटीक है, क्योंकि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज सीधे तौर पर ब्रिटिश औपनिवेशिक आधुनिकता और ईसाई मिशनरियों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरे थे। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत एक आधुनिक आर्थिक आलोचना थी, जिसका मुगल काल में कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि मुगल काल में एकत्रित राजस्व भारत में ही खर्च होता था। साथ ही साथ 19वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन से क्षेत्रीय भाषाओं यानी कि जन भाषाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ था, जबकि मुगल काल में शिक्षा और प्रशासन की भाषा मुख्य रूप से फारसी तक ही सीमित थी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 तीनों विकल्प आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर के प्रश्न में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि मध्य पाषाण समाज पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा संयोजन इस परिवर्तन को दर्शाता है? यहाँ 2 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माइक्रोलिथिक तकनीक, विविध आजीविका तथा हिम युगोत्तर परिस्थितियों में अर्ध अस्थायी अनुकूलन। क्यों सही होगा? देखिए मध्य पाषाण का यानी कि मीजोलिथिक एज की सबसे प्रमुख विशेषता माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण का उपयोग होता है। होलोसीन युग की शुरुआत के साथ जलवायु गर्म हुई, हिम युगोत्तर परिस्थितियां जिससे वनस्पतियों और जीवों में बदलाव आया। मानव ने बड़े जानवरों के शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना, पक्षियों का शिकार करना और खाद्य संग्रह यानी कि विविध आजीविका शुरू किया, जिससे उनका जीवन पूर्ण रूप से घुमंतु से अर्ध अस्थायी यानी कि सेमी सेडेंट्री बसावट की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 2 नंबर के प्रश्न में सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा जा रहा है वह विशेषता पहचानिए जो महावीर द्वारा प्रतिपादित प्रारंभिक जैन सिद्धांत को अन्य श्रमण परंपराओं से अलग करती है। 3 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनेकांतवाद एवं स्यादवाद के साथ कठोर अहिंसा और तपस्या पर बल। क्योंकि जैन धर्म को बौद्ध धर्म और आजीवक जैसी अन्य श्रमण परंपराओं से जो चीज़ स्पष्ट रूप से अलग करती है वह होता है इसका ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत यानी कि अनेकांतवाद।
सत्य के अनेक पहलू होते हैं अनेकांतवाद के अनुसार। अनेकांतवाद के अनुसार सत्य के अनेक पहलू होते हैं और स्याद्वाद यानी कि स्याद्वाद को बोलते हैं सापेक्षावाद, स्याद्वाद को बोलते हैं सापेक्षावाद। तो इसके अतिरिक्त भगवान महावीर ने बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग के विपरीत काया क्लेश यानी कि कठोर तपस्या और चरम अहिंसा, सूक्ष्म जीवों की रक्षा के सहित इस पर अत्यधिक बल दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न पूछा गया था, राजेंद्र प्रथम का गंगैकोंड अभियान चोल साम्राज्यवाद के किस स्वरूप को दर्शाता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विजय, उपाधियों और अनुष्ठानों के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रदर्शन। देखिए, चोल शासक राजेंद्र प्रथम 1014 से लेकर 1044 तक यानी टोटल 30 साल तक शासन किया। इसका उत्तर भारत यानी गंगा घाटी का अभियान प्रत्यक्ष रूप से भूमि पर कब्जा करने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक दिग्विजय थी। और इस सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य पवित्र गंगा जल लाना और गंगैकोंडचोल यानी कि गंगा के विजेता की उपाधि धारण करके अपनी साम्राज्यिक शक्ति और संप्रभुता को पूरे भारत में स्थापित करना था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियान महमूद गजनी जैसे पूर्व आक्रमणकारियों से किस प्रकार भिन्न थे। 5 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्यवस्थित विजय द्वारा सेनापतियों के माध्यम से अस्थायी सत्ता की नींव स्थापित की गई। यहाँ जो है महमूद गजनवी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत की अपार धन संपदा को लूटना और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को मजबूत करना था। इसके विपरीत मोहम्मद गौरी का लक्ष्य भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की अस्थायी स्थापना करना था। उसने तराई के युद्धों में, जैसे कि 1191 में या 1192 के जो युद्ध हुए थे, इनके माध्यम से व्यवस्थित विजय प्राप्त की और अपने दासों यानी कि सेनापतियों जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जीते हुए यानी कि विजित प्रदेशों का प्रशासनिक नियुक्त किया, जिसने बाद में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो मोहम्मद गौरी जो है वो केवल भारत में धन लेने के लिए नहीं आया था, वो पूरा साम्राज्य बनाने आया था, पूरा अपनी चीज़ों को अस्थायी करने आया था, अपने धर्म संप्रदाय को अस्थायी करने आया था मोहम्मद गौरी। 6 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी की राष्ट्रवादी रणनीति के सामाजिक आर्थिक आयाम को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। 6 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसने खादी, ग्राम उद्योग और सामाजिक सुधारों से राजनीतिक संघर्ष को जोड़कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी सफलता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को केवल एक राजनीतिक आंदोलन से एक बहुआयामी जन आंदोलन में बदलना था। उनके रचनात्मक कार्यक्रम जैसे कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तहत उन्होंने खादी यानी कि चरखा, कुटीर उद्योगों के पुनरुद्धार, अस्पृश्यता निवारण और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। यह औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के खिलाफ आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस का एक शक्तिशाली हथियार बना था। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 7वां प्रश्न पूछा गया कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक परिवर्तन और सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बीच किस संबंध का संकेत मिलता है। 7 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कृषि अधिशेष से जटिल यज्ञ संभव हुए, ब्राह्मण और राजसत्ता सुदृढ़ हुई। यहाँ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था और इसमें इस सन में यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपकरणों के उपयोग से कृषि का विस्तार हुआ और एक कृषि अधिशेष यानी कि एग्रीकल्चरल सरप्लस की स्थिति उत्पन्न हुई और इस अधिशेष यानी कि धन और अनाज ने अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी जैसे अत्यंत खर्चीले और जटिल यज्ञों को संभव बनाया। इन अनुष्ठानों के माध्यम से राजा यानी कि क्षत्रिय जो राजा थे वह अपनी दिव्य उत्पत्ति साबित करते थे और पुरोहितों यानी कि ब्राह्मण का समाज में वर्चस्व स्थापित हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 8वां प्रश्न है, अस्पष्ट पाठ्य या स्मारकी साक्ष्यों के अभाव में सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक विभेदन का कौन सा स्वरूप अनुमानित है। 8 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पूर्णतः समतावादी समाज, श्रम विशेषज्ञता तथा अस्पष्ट सामाजिक विभाजन का अभाव। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि
अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी कि अपठित लिपि है। और वहाँ पर मेसोपोटामिया या मिस्र की तरह विशाल महल या भव्य राजसी कब्रें नहीं मिली हैं। हालांकि पुरातात्विक खुदाई में शहर के 2 भागों में विभाजन, दुर्ग और निचला शहर, घरों के आकार में अंतर, विशिष्ट शिल्प उत्पादन जैसे कि मनके बनाना और कुछ कब्रों में पाए गए बहुमूल्य आभूषणों से यह स्पष्ट अनुमान लगाया जाता है कि समाज में आर्थिक और व्यावसायिक स्तर पर विभेदन मौजूद था। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 9 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर राज्य को बनाए रखने में मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था की भूमिका को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। 9 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि मंदिर आर्थिक केंद्र थे जो भूमि, श्रम और पुनर्वितरण का प्रबंधन करके राज्य शक्ति को सुदृढ़ करते थे। यहाँ विजयनगर साम्राज्य में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि वे विशाल आर्थिक संस्थान बन गए थे। मंदिरों को राजाओं और नायकों से बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान यानी कि देवदान प्राप्त होता था। मंदिर इस भूमि का प्रबंधन करते थे, सिंचाई परियोजनाओं में निवेश करते थे, कृषि ऋण देते थे और किसानों तथा शिल्पकारों को रोजगार प्रदान करते थे, जिससे कि अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था और नियंत्रण सुदृढ़ होता था। तो मंदिर जो है ये शुरू से ही देश को चलाने का काम किया है। अगला 10वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में राजसत्ता के वैचारिक आधार को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वैधता धार्मिक आदर्शों, मंदिर संरक्षण और शासक को पवित्र व्यवस्था के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित थी। यहाँ विजयनगर के शासकों ने अपनी सत्ता को वैधानिक ठहराने के लिए खुद को हिंदू धर्म और धार्मिक आदर्शों के रक्षक के रूप में पेश किया। उन्होंने हिंदू राय सुल्तान यानी कि हिंदू राजाओं में सुल्तान की उपाधि धारण की और राज्य के सभी आदेश भगवान विरूपाक्ष के नाम से जारी किए। विशाल मंदिर परिसरों जैसे कि हजार राम मंदिर का निर्माण इसी वैचारिक और सांस्कृतिक वैधता को मजबूत करने का एक साधन था। आगे 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है, श्री अरविंद के विचारों में परिवर्तन को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो 11 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वे उग्र राष्ट्रवाद से विकसित होकर के आध्यात्मिक विकास और मानव एकता के समग्र दर्शन तक पहुंचे। यहाँ पर 11 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, श्री अरविंद घोष का जीवन 2 स्पष्ट चरणों में बटा है। एक पहला है आपका अलीपुर बम कांड 1908 में। तो अलीपुर बम कांड से पहले वे एक प्रमुख उग्र राष्ट्रवादी नेता थे जो पूर्ण स्वराज्य के पक्षधर थे। जेल में हुए आध्यात्मिक अनुभवों के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और पुदुचेरी चले गए और वहाँ उन्होंने समग्र योग यानी कि इंटेग्रल योगा का दर्शन दिया, जो राजनीतिक राष्ट्रवाद से ऊपर उठते हुए मानव चेतना के आध्यात्मिक विकास और वैश्विक एकता पर केंद्रित था। तो ऑप्शन नंबर पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न पूछा गया है, 1947 से 1991 के बीच पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भारत में राज्य नेतृत्व विकास को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। 12 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख और निजी क्षेत्र विनियमित रहा। स्वतंत्रता के बाद विशेष करके दूसरी पंचवर्षीय योजना से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी का मॉडल अपनाया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर को अर्थव्यवस्था के कमांडिंग हाइट्स जैसे कि भारी उद्योग, खनन, ऊर्जा इस पर रखा गया, जबकि निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर मौजूद था, लेकिन लाइसेंस, कोटा, परमिट राज्य के तहत भारी रूप से विनियमित था और 1991 के उदारीकरण से पहले तक यही ढांचा जो है वो काम करता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न पूछा गया, प्रारंभिक दिल्ली सुल्तानों में इल्तुतमिश की प्रमुख स्थिति को कौन सी व्याख्या स्पष्ट करती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मान्यता, अमीरों पर नियंत्रण और संस्थाओं के माध्यम से कमजोर शासन का सुदृढ़ीकरण। 13 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सल्तनत अत्यंत अस्थिर हो गया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त करके अपने शासन को वैधानिक आधार दिया। तुर्कान ए चहलगामी
तुर्कान ए चहलगानी जो कि 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था, उसके माध्यम से अमीरों पर नियंत्रण किया गया और इक्ता प्रणाली तथा शुद्ध अरबी सिक्कों यानी कि टंका और जीतल जैसी संस्थाओं का निर्माण करके एक कमजोर राज्य को सुदृढ़ साम्राज्य में बदला गया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 14वां प्रश्न पूछा गया है, प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत की सत्ता संरचना में रजिया सुल्ताना के शासन को कैसे समझा जा सकता है। 14 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीकरण के प्रयासों द्वारा लैंगिक मान्यताओं और अमीरों की शक्ति को चुनौती देना। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। उनका शासनकाल तुर्क अमीरों यानी कि चहलगानी और सुल्तान के बीच सत्ता के केंद्रीकरण के संघर्ष का प्रतीक है। उसने महिलाओं के वस्त्र त्याग करके कुबा यानी कि कोट और कुलाहा यानी टोपी पहनकर दरबार लगाना शुरू किया और गैर तुर्कों जैसे कि जमालुद्दीन याकूत को ऊंचे पदों पर बिठा करके तुर्क सरदारों के एकाधिकार और तत्कालीन पितृसत्तात्मक लैंगिक मान्यताओं को सीधी चुनौती पेश की। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत राजनीतिक आधुनिकीकरण के विरोधाभास को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसने आधुनिक संस्थाएं और वैदिक ढांचा बनाया पर भागीदारी सीमित रखी और औपनिवेशिक नियंत्रण सुदृढ़ किया। देखिए, ब्रिटिश शासन का विरोधाभास यह था कि उन्होंने सिविल सेवा, आधुनिक न्यायालय, पुलिस और विधान परिषदों जैसी आधुनिक संस्थाओं का ढांचा तो खड़ा किया, लेकिन उनका मूल उद्देश्य भारतीयों को मजबूत करना, सशक्त करना नहीं था। इन संस्थाओं का इस्तेमाल औपनिवेशिक पकड़ को मजबूत करने और संसाधनों के दोहन करने के लिए किया गया, जबकि सत्ता में भारतीयों की भागीदारी को अत्यंत सीमित रखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 16वां प्रश्न पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य और नौसैनिक नीतियों के सामरिक महत्व को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, किलाबंदी तंत्र और नौसैनिक शक्ति से क्षेत्र और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की सामरिक दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। दक्कन के पहाड़ी भूभाग का लाभ उठाने के लिए उन्होंने गनीमी कावा यानी कि गुरिल्ला युद्ध को अपनाया और एक मजबूत किलाबंदी तंत्र जैसे कि प्रतापगढ़, रायगढ़ विकसित किया। इसके अलावा कोंकण तट और समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा तथा पश्चिमी शक्तियों यानी कि पुर्तगाली और अंग्रेज को संतुलित करने के लिए उन्होंने कान्होजी आंग्रे जैसे सरदारों के नेतृत्व में एक सशक्त नौसेना का भी स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 17वां प्रश्न पूछा गया, 1857 के विद्रोह की प्रकृति को किस नेतृत्व संबंधी सीमा ने सबसे अधिक प्रभावित किया। यहाँ 17 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्षेत्रीय नेताओं के बीच केंद्रीय नेतृत्व और समन्वय का अभाव। देखिए, 1857 के विद्रोह की विफलता का एक प्रमुख कारण एक सर्वमान्य सुदृढ़ केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर की सुनियोजित रणनीति का नहीं होना था। हालांकि बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेता चुना गया था, लेकिन नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल जैसे नेता मुख्य रूप से अपने अपने क्षेत्रीय हितों और छीने हुए अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जिसके कारण विद्रोहियों के बीच आपसी समन्वय और संचार का भारी अभाव रहा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 18वां प्रश्न है, यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में सामाजिक पदानुक्रम के किस सुदृढ़ीकरण प्रवृत्ति का संकेत देते हैं। यहाँ आपका 18 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुष्ठानिक केंद्रिता से वंशानुगत वर्ण भेदों का सुदृढ़ीकरण और सामाजिक कठोरता। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मुख्य रूप से कर्म व्यवसाय पर आधारित थी और लचीली थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल जिसका प्रतिनिधित्व यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा होता है, इसमें यज्ञों और अनुष्ठानों की जटिलता बहुत बढ़ गई। अनुष्ठानिक केंद्रिता इसी कारण जन्म के आधार पर जातियों यानी कि वंशानुगत वर्ण का उदय हुआ, जिससे समाज में छुआछूत और सामाजिक कठोरता का शुरुआत हो गया।
19वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ स्पष्ट करता है आपका ऑप्शन नंबर डी। अर्थव्यवस्था कच्चे माल के निर्यात और निर्मित वस्तुओं के आयात पर आधारित हुई, जिससे औद्योगिक अवनति और कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। ब्रिटिश राज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के अधीन कर दिया। भारत, जो कभी विश्व के प्रमुख कपड़ा और विनिर्मित माल निर्यातकों में से एक था, अब मात्र कपास, नील और कच्चे माल का निर्यातक तथा मैनचेस्टर के तैयार माल का आयातक बन गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प नष्ट हो गए। औद्योगिक अवनति यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और जबरन नकदी फसलें उगाने से कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। यानी कि एक तरीके से भारत को तोड़ने का काम किया गया अंग्रेजों के द्वारा और जबरन खेती कराना शुरू कराया गया उनको बिजनेस से हटा करके। आगे 20वां प्रश्न है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के कारणों को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यह जन आंदोलनों, युद्धोत्तर ब्रिटिश कमजोरी और बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम था। देखिए, भारत की आज़ादी किसी एक घटना का परिणाम नहीं थी। भारत छोड़ो आंदोलन, INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज के प्रयासों और नौसेना विद्रोह 1946 में, इन तमाम जैसे आंतरिक जन आंदोलनों ने ब्रिटिश प्रशासन को बिल्कुल कमज़ोर बना दिया। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से कमज़ोर हो चुका था। युद्धोत्तर ब्रिटिश कमजोरी और अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसे नए वैश्विक पावर ब्लॉक्स की ओर से उपनिवेशों को आज़ाद करने का भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। तब जाकर के भारत को 1947 में आज़ादी मिली। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 21वां प्रश्न पूछा जा रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान धन के निकास की प्रकृति को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें संसाधनों, राजस्व और अधिशेष का ब्रिटेन को हस्तांतरण हुआ बिना पर्याप्त घरेलू पुनर्निवेश के। देखिए, धन निष्कासन सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी के द्वारा अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया गया था। इसका अर्थ था कि भारत की राष्ट्रीय आय और राजस्व का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें कि गृह शुल्क, अधिकारियों के वेतन, पेंशन और व्यापारिक मुनाफे के रूप में, जो कि ब्रिटेन को दिया जा रहा था, और इसके बदले में भारत को कोई भौतिक या आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था, जिससे भारत लगातार और ज़्यादा गरीब पे गरीब होता जा रहा था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 22वां प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं के विस्तार के साथ भारत में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? 22 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सार्वभौमिक मताधिकार से भागीदारी बढ़ी, पर सामाजिक असमानताएं राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करती रहीं। देखिए, 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत ने बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रदान किया, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी में भारी वृद्धि हुई। हालांकि सिर्फ वोट का अधिकार मिल जाने से जमीनी स्तर पर मौजूद गहरी जातिगत वर्ग और लैंगिक असमानताएं तुरंत खत्म नहीं हुई, और ये सामाजिक संरचनाएं आज भी भारत के चुनावी परिणामों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर के प्रश्न में। आगे 23वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल में राजनीतिक सत्ता और आर्थिक नियंत्रण के एकीकरण को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? 23 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मनसबदारी और जब्ती प्रणालियों ने सैन्य सेवा को राजस्व आकलन से जोड़ा और सामाजिक नियंत्रण सुदृढ़ किया। देखिए, अकबर की सबसे बड़ी प्रशासनिक सफलता मनसबदारी व्यवस्था, जिसमें कि नागरिक और सैन्य प्रशासन का दोनों का विलय था मनसबदारी प्रथा में, और टोडरमल के द्वारा विकसित जब्ती या दहसाला प्रणाली यानी कि भूमि राजस्व प्रणाली थी। यानी कि मनसबदारी प्रथा और आपका टोडरमल का जब्ती प्रणाली, भूमि राजस्व प्रणाली, ये दोनों जो है मुख्य थी सबसे बड़ी प्रशासनिक सफलता अकबर की। मनसबदारों को नगद या भूमि यानी कि जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। इस प्रकार सैन्य संगठन को सीधे भूमि कर और अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया, जिससे सम्राट का केंद्रीकृत नियंत्रण अत्यंत सुदृढ़ हो गया।
आगे 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि महमूद गजनी के भारतीय अभियानों को उद्देश्य और परिणाम के संदर्भ में कैसे समझा जाता है। तो 24 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य एशियाई साम्राज्य को बनाए रखने हेतु संसाधन केंद्रित आक्रमण, सीमित राजनीतिक नियंत्रण। महमूद गजनवी जो कि सन 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया, उसी के दौरान उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसका मुख्य लक्ष्य था राजनीतिक क्षेत्र विस्तार करना नहीं था। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के मंदिरों और शहरों में संचित अपार संपत्ति को लूटना था, ताकि वह इस धन का उपयोग मध्य एशिया और खुरासान में अपने विशाल साम्राज्य को वित्तपोषित करने और अपनी सेना को मजबूत करने में लगा सके। उस धन को पंजाब को छोड़ करके उसने भारत में अस्थायी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि ऋग्वैदिक साक्ष्य प्रारंभिक वैदिक काल में सामाजिक स्तरीकरण के किस स्वरूप को दर्शाते हैं। 25 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वंशानुगत जाति व्यवस्था, निश्चित व्यवसाय और सीमित गतिशीलता। देखिए, ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय था। ऋग्वैदिक काल का समाज मुख्य रूप से जनजाति यानी कि कबीलाई था। कबीले में लोग रहते थे, जहां वर्ण व्यवस्था कर्म और व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की पीसती हैं, जो स्पष्ट करता है कि समाज में स्तरीकरण तो था, लेकिन यह अभी जन्म आधारित यानी वंशानुगत या कठोर नहीं हुआ था और सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी मौजूद थी। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 26वां प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा राज्य सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए प्रशासनिक नवाचारों को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। 26 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उन्होंने अष्टप्रधान परिषद बनाई, राजस्व व्यवस्था संगठित की और किलों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक अत्यंत कुशल और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। प्रशासन में सहायता के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जिसे कि अष्टप्रधान कहा जाता था। उन्होंने देशमुखों और जमींदारों की स्वायत्तता को सीमित करने के लिए राजस्व व्यवस्था यानी कि चौथ और सरदेशमुखी को सीधे राज्य के नियंत्रण में ले लिया और सामंती विकेंद्रीकरण को रोकने के लिए राज्य के सभी किलों यानी कि दुर्गों पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित कर दिया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक केंद्रीकरण और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के संबंध को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो 27 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। केंद्रीकृत प्रशासन और एक रूप व्यवस्थाओं ने एकीकरण को बढ़ाया और राष्ट्रवादी चेतना को विकसित किया। दरअसल अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था, रेलवे, डाक तार और एक केंद्रीकृत नौकरशाही यानी कि ICS की स्थापना किया था। हालांकि इनका उद्देश्य औपनिवेशिक पकड़ मजबूत करना था, लेकिन इन एकरूप व्यवस्थाओं ने अनजाने में पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। परिवहन और संचार के साधनों ने विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को आपस में जुड़ने का मौका दिया, जिससे एक अखिल भारतीय राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संवैधानिक और प्रशासनिक परिणामों को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। यहाँ 28 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इससे सत्ता क्राउन को मिली और सेना, प्रशासन तथा नीतियों में व्यापक पुनर्गठन हुआ। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1858 का पारित होना था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गई। सेना का पुनर्गठन किया गया पील कमीशन के आधार पर, जिसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया और फूट डालो और राज करो की नीति के तहत प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव किए गए। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि श्री अरविंद के समग्र योग का महत्व क्या है। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। यह आध्यात्मिक साक्षात्कार और कर्म को जोड़कर मानव चेतना और सामूहिक जीवन का रूपांतरण करता है। श्री अरविंद का समग्र योग पारंपरिक योग से अलग है। उनका दर्शन मानता है कि आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष पाना नहीं है, बल्कि दिव्य चेतना को पृथ्वी पर उतारना और कर्म के आधार से पूरे मानव जीवन और समाज को रूपांतरित करना है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
आगे 30वां प्रश्न पूछा गया कि भारत के विभाजन के तत्कालीन राजनीतिक परिणामों को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इससे व्यापक जन स्थानांतरण, प्रशासनिक विघटन और दोनों राज्यों में संरचनात्मक पुनर्गठन हुआ। दरअसल 1947 का विभाजन इतिहास के सबसे दर्दनाक और बड़े जन स्थानांतरणों में से एक था। इसके कारण न केवल भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई, बल्कि सेना, पुलिस, रेलवे और संपूर्ण नौकरशाही का भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ। दोनों नए अधिराज्यों को शून्य से अपने राज्य के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करना पड़ा। साथ ही लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती का सामना भी करना पड़ा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के व्यापक कारणों के संदर्भ में सिपाहियों की असंतोषपूर्ण स्थिति ने विद्रोह के प्रस्फुटन में किस प्रकार योगदान दिया। 31 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वेतन, सेवा शर्तों और धार्मिक चिंताओं से जुड़े सैन्य असंतोष ने सिपाही विद्रोह के व्यापक प्रतिशोध से जोड़ा। दरअसल भारतीय सिपाही वर्दीधारी किसान थे। उनका असंतोष केवल एनफील्ड राइफल के कारतूसों यानी कि धार्मिक चिंता तक सीमित नहीं था। इसमें उनके साथ होने वाले नस्ली भेदभाव, कम वेतन और पदोन्नति का अभाव भी शामिल था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, जिसने समुद्र पर जाना अनिवार्य कर दिया, इसने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सिपाहियों की इस सैन्य असंतोष ने समाज में व्याप्त किसानों और जमींदारों के आर्थिक राजनीतिक असंतोष के साथ मिलकर एक व्यापक जन विद्रोह का रूप ले लिया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि बहमनी सल्तनत ने बूटी संघर्ष और उसके स्थिरता पर प्रभाव को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्कनी और अफ्रीकी अमीरों का संघर्ष एकता को कमजोर करता रहा, प्रशासन बाधित हुआ और विघटन हुआ। बहमनी साम्राज्य का राजनीतिक पतन मुख्यतः इसके दरबार में दो गुटों के खूनी संघर्ष के कारण हुआ। दक्कनी यानी कि स्थानीय मूल के मुस्लिम अमीर और अफाकी यानी कि परदेसी यानी कि ईरान और मध्य एशिया से आए विदेशी अमीर। इस गुटी प्रतिस्पर्धा के कारण महमूद गवां जैसे योग्य वजीर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद प्रशासन बुरी तरीके से चरमरा गया और अंततः बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार में टूट गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि उत्तीर मेरूर अभिलेख चोलकालीन स्थानीय प्रशासन की किस विशेषता को सबसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। 33 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समितियों के चयन के लिए विस्तृत नियमों सहित स्थानीय स्वशासन की उन्नत व्यवस्था। इसमें चोल शासक परांतक प्रथम के समय के उत्तीर मेरूर अभिलेख यानी कि चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की सबसे प्रमाणिक जानकारी देते हैं और यह अभिलेख ब्राह्मणों के गांव यानी अग्रहार की महासभा, जिसे कि सभा या परिंगुरी कहा जाता था, तो अभिलेख ब्राह्मण के गांव की महासभा की कार्यप्रणाली का वर्णन करता है। इसमें विभिन्न समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए योग्यता, अयोग्यता, कुड़बोलाई यानी कि लॉटरी पद्धति के स्पष्ट और विस्तृत नियमों का उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया अगला 34वां प्रश्न पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह को किन कारकों के परिणाम के रूप में सबसे उपयुक्त रूप से समझा जा सकता है। तो यहाँ 34 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यह विलय, शोषण, सैन्य असंतोष और सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न हुआ। दरअसल 1857 का विद्रोह अचानक हुई कोई घटना नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के 100 वर्षों के असंतोष का ज्वालामुखी था। डलहौजी की व्यापकगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से विलय की नीति, भू राजस्व व्यवस्थाओं से किसानों का भयानक आर्थिक शोषण, सेना में भेदभाव, सैन्य असंतोष और सती प्रथा निषेध जैसे कानूनों के कारण भारतीयों में यह धारणा बन गई थी कि यह अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति, सामाजिक, धार्मिक मामलों को नष्ट कर रहे हैं और कारतूस विवाद केवल एक चिंगारी मात्र था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे केवल करेक्ट हो जाएगा।
अगला आपका 35वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि औपनिवेशिक संवैधानिक सुधारों के भारतीय राजनीतिक चेतना पर प्रभाव को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। 35 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीमित सुधारों ने जागरूकता और नेतृत्व विकसित किया, जबकि अंतिम नियंत्रण ब्रिटिशों के पास रहा है। देखिए 1892 में और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और 1935 के भारत सरकार अधिनियम जैसे संवैधानिक सुधारों ने भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी, क्योंकि वीटो और अंतिम नियंत्रण हमेशा वायसराय या ब्रिटिश संसद के पास ही रहा। लेकिन इन समिति सुधारों ने भारतीयों को चुनाव लड़ने, विधानमंडलों में बहस करने और संसदीय राजनीति का मंच प्रदान किया, जिसने राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक अधिकारों के प्रति व्यापक जागरूकता को जन्म दिया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक आधार के लिए कौन से संरचनात्मक कारण उत्तरदायी थे। 36 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। केंद्रीकृत शक्तियों का पतन, समुद्री अवसर और कूटनीतिक रियासतों ने प्रवेश को संभव बनाया। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत में सीधे युद्ध का सहारा नहीं लिया था। उनका प्रारंभिक विस्तार 3 मुख्य संरचनात्मक कारकों पर निर्भर था। पहला, मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। दूसरा, ब्रिटिश नौसेना की अभूतपूर्व शक्ति जिसने पुर्तगालियों और डचों को पीछे छोड़ दिया। और तीसरा, मुगल सम्राटों से प्राप्त कूटनीतिक रियासतें, जैसे कि 1717 में फर्रुख सियर के द्वारा दिया गया एक स्वर्णिम फरमान दस्तक, जिसने उन्हें करमुक्त व्यापार की सुविधा देकर के उनकी जड़ों को मजबूत कर दिया। आगे 37वां प्रश्न है कि उत्तीर मेरूर शिलालेख चोल स्थानीय प्रशासन के किस सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। 37 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। निर्धारित पात्रता और आवर्तन पर आधारित निर्वाचित समितियां यानी कि वरीयम। चोल शासक परांतक प्रथम के समय के उत्तीर मेरूर शिलालेख यानी कि तमिलनाडु में है। ये भारतीय इतिहास में ग्राम स्वशासन के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। यहाँ ग्राम सभा पेरुंगरी के कामकाज को स्पष्ट करता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए वरीयम यानी कि समितियां चुनी जाती थी, जैसे कि एरी वरीयम यानी कि तालाब समिति। सदस्यों का चुनाव कुड़बोलाई यानी कि लॉटरी प्रणाली के द्वारा होता था, जिसके लिए आयु, संपत्ति और वेद ज्ञान जैसी कठोर पात्रताएं निर्धारित की गई थी। अगला 38वां प्रश्न है, 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों में स्वामी दयानंद सरस्वती की वैचारिक स्थिति को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उन्होंने वैदिक प्रमाणिकता को स्वीकार किया और जाति भेद तथा मूर्ति पूजा के विरोध को प्रोत्साहित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उनका मुख्य नारा वेदों की ओर लौटो था। उनका मानना था कि केवल वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है और पूर्णतः प्रमाणिक है। उन्होंने बाद के पुराणों और स्मृतियों में जोड़ी गई कुरीतियों, जैसे कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था, छुआछूत, बाल विवाह और मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया था। 39वां प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद संबंधी दृष्टिकोण को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उन्होंने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बी नहीं, ए करेक्ट होगा। उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद की आलोचना की और गैर और सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित मानवता का समर्थन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर संकीर्ण या आक्रामक राष्ट्रवाद के घोर आलोचक थे। अपनी पुस्तक नेशनलिज्म में उन्होंने यूरोपीय राष्ट्रवाद को एक मशीन बताया जो मानवता को नष्ट कर देती है। उनका राष्ट्रवाद स्वदेशी प्रेम से जुड़ा था, लेकिन यह हमेशा सार्वभौमिक मानवतावाद यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म के अधीन था। वे एक ऐसी दुनिया की वकालत करते थे जहां सीमाएं विचारों को रोक न पाए। अगला 40वां प्रश्न है कि प्रारंभिक मध्यकालीन हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य की भूमिका किस रूप में परिलक्षित होती है। तो 40 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अद्वैत का प्रणालीकरण, वेदों की पुष्टि और मठों के माध्यम से समन्वय। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत यानी कि आत्मा और परमात्मा की एकता के दर्शन को सुव्यवस्थित किया।
उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव के बीच वैदिक धर्म की दार्शनिक सर्वोच्चता को पुनः स्थापित किया। देश के 4 कोनों में 4 मठों यानी कि बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी की स्थापना करके उन्होंने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का महान समन्वय किया। नेक्स्ट दोस्तों, आगे आपका 40 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रारंभिक मध्यकालीन हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य की भूमिका किस रूप में परिलक्षित होती है? 40 नंबर के इस प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अद्वैत का प्रणालीकरण, वेदों की पुष्टि और मठों के माध्यम से समन्वय। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत यानी कि आत्मा और परमात्मा की एकता के दर्शन को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव के बीच वैदिक धर्म की दार्शनिक सर्वोच्चता को पुनः स्थापित किया। देश के 4 कोनों में 4 मठों यानी कि बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी की स्थापना करके उन्होंने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का एक महान समन्वय स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि खिलजी क्रांति को सल्तनत की सत्ता संरचना पर उसके प्रभाव के संदर्भ में कैसे समझा जाता है? 41 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तुर्की प्रभुत्व को कमजोर कर नए समूहों का उत्थान और राजसत्ता का सुदृढ़ीकरण। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी के द्वारा सत्ता पर काबिज यानी कि सत्ता पर कब्जा करने को इतिहासकार खिलजी क्रांति कहते हैं। इसने इलबारी तुर्कों के नस्लीय एकाधिकार को समाप्त कर दिया। खिलजी काल में प्रशासन में नस्ल के बजाय योग्यता यानी कि मेरिट को आधार बनाया गया, जिससे भारतीय मुसलमानों और अन्य नए समूहों का प्रशासन में उत्थान हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय यह राजसत्ता और भी अधिक निरंकुश और सुदृढ़ हो गई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन नीति का स्वरूप किस कथन से व्यक्त होता है? तो 42 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी, यह सैन्य अभियानों के माध्यम से कर व धन प्राप्त करके प्रत्यक्ष विलय से बचने पर केंद्रित थी। अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन नीति व्यवहारिक और यथार्थवादी थी। उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई पर सफल सैन्य अभियान किए। उसका उद्देश्य इन राज्यों को अपने साम्राज्य में सीधे मिलाना यानी कि प्रत्यक्ष विलय करना नहीं था, क्योंकि दिल्ली से दूर दक्षिण पर नियंत्रण रखना व्यवहारिक नहीं कुशल प्रतीत हो रहा था। उसका मुख्य लक्ष्य इन राज्यों से अपार धन लूटना और उन्हें अपना करदाता यानी कि ट्राइब्यूटरी स्टेट बनाना था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का दूसरा यानी तुजुक ए बाबरी जो है, तुजुक ए बाबरी जो है यह बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, जो तत्कालीन मध्य एशियाई राजनीति का दर्पण पर आत्मकथानक जानकारी है। तो ए का दूसरा यहाँ पे आपका सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट बी का तीसरा है आपका प्रारंभिक मुगल राजस्व प्रथाएं। इसमें जो है बाबर और हुमायूं के समय प्रारंभिक मुगल काल में कोई सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली नहीं थी, जैसी कि बाद में अकबर के समय टोडरमल ने विकसित किया। तो यहाँ पे आपका बी का तीसरा हो जाएगा। सी का हो जाएगा आपका पहला यानी कि हुमायूं का फारस में निर्वासन, फारसी सांस्कृतिक समीकरण और दरबारी परिष्कार। अर्थात हुमायूं जब फारस यानी कि ईरान के शाह के यहाँ निर्वासन में था, तो वापसी में वह मीर सैयद अली और अब्दुल समद जैसे फारसी चित्रकारों को लाया अपने साथ, जिसने कि मुगल दरबार में फारसी संस्कृति को स्थापित किया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी का पहला मिलान हो जाएगा। डी का हो जाएगा आपका चौथा यानी कि बाबर के समय सामाजिक संरचना तुर्की, ईरानी और अफगान तत्वों वाली लचीली अभिजात वर्ग, यानी कि बाबर की सेना और दरबार में किसी एक नस्ल का दबदबा नहीं था, उसमें तुर्क, उज्बेक, ईरानी और अफगानी सभी शामिल थे, यानी कि लचीला अभिजात वर्ग था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जहांगीर और शाहजहां के काल में शासन और संस्कृति में
निरंतरता व परिवर्तन को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ 44 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस काल में प्रशासन सुदृढ़ हुआ, स्थिरता रही, समृद्धि बढ़ी और सांस्कृतिक उत्कर्ष हुआ। मतलब कि जहांगीर और शाहजहां के काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान अकबर के द्वारा स्थापित सुदृढ़ प्रशासनिक और मनसबदारी व्यवस्था पूरी तरीके से स्थिर रही। आंतरिक शांति के कारण व्यापार और कृषि में भारी समृद्धि विकसित हुई और इसी आर्थिक समृद्धि ने अभूतपूर्व सांस्कृतिक उत्कर्ष को जन्म दिया। जहां जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम पर पहुंची, वहीं शाहजहां के काल में स्थापत्य कला जैसे कि ताजमहल, लाल किला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 45 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह नैतिक शक्ति अहिंसा और सविनय अवज्ञा से अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करके जनसमूह को संगठित करता था। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह गांधी जी का सबसे प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक हथियार था। यह कायरता या निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था, बल्कि यह सक्रिय नैतिक शक्ति थी। सत्याग्रही बिना किसी शारीरिक हिंसा या घृणा के अपनी पीड़ा सहकर अत्याचारी के हृदय को बदलने का प्रयास करता था। सविनय अवज्ञा, विनम्रता पूर्वक अन्यायपूर्ण कानून तोड़ना इसी सत्याग्रह का एक व्यवहारिक रूप था। नेक्स्ट आगे अगला 46 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में रजिया सुल्ताना के संप्रभु अधिकार के आधार को किस प्रकार सबसे उपयुक्त रूप से समझा जा सकता है? तो 46 नंबर के इस प्रश्न में आपका योग्यता और क्षमता के आधार पर स्थापित अधिकार जो जाति अभिजात प्रभुत्व को चुनौती देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रजिया सुल्तान 1236 से 1240 मात्र 4 साल के लिए शासक बनी, जो तुर्की इस्लामी इतिहास की एक अनूठी घटना थी। इल्तुतमिश ने अपने जीवित रहते हुए अपने पुत्रों के बजाय रजिया को उत्तराधिकारी चुना क्योंकि वह सबसे योग्य महिला थी। रजिया ने अपने संप्रभु अधिकार का प्रयोग करते हुए गैर तुर्की अमीरों जैसे कि जमालुद्दीन याकूत को उच्च पदों पर नियुक्त किया, जो सीधे तौर पर स्थापित तुर्कान ए चहलगानी यानी कि जातीय तुर्की अभिजात वर्ग के प्रभुत्व को एक बहुत बड़ी चुनौती पेश की। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 47 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर के पतन के संरचनात्मक कारणों को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? 47 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सैन्य पराजय, आंतरिक गुटबाजी और नायकों की स्वायत्तता ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया। क्यों कमजोर किया? क्योंकि 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें राक्षसी तंगड़ी का एक युद्ध बहुत तगड़ा हुआ। इसमें दक्कन के सुल्तानों के संघ ने विजयनगर को बुरी तरीके से पराजित किया। हालांकि विजयनगर का अंतिम पतन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि अरविंद वंश के दौरान नायकों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और दरबार में आंतरिक गुटबाजी चरम पर पहुंच गई, जिससे कि केंद्रीय सत्ता पूरी तरीके से पंगु हो गई यानी कि कमजोर हो गई। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में राजनीतिक सत्ता के संरचनात्मक परिवर्तन को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ आपका 48 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसने क्षेत्रीय राज्यों को हटा करके केंद्रीकृत नौकरशाही स्थापित की और भारतीय सत्ता को औपनिवेशिक हितों के अधीन किया। क्यों सही होगा? क्योंकि मुगलों के पतन के बाद भारत में मराठा, मैसूर, बंगाल, अवध जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति जैसे कि सहायक संधि इन कूटनीतियों से के माध्यम से इन क्षेत्रीय सत्ताओं को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर उन्होंने आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के नेतृत्व में एक बेहद मजबूत केंद्रीकृत नौकरशाही की स्थापना की, जिसका एकमात्र लक्ष्य भारत के संसाधनों का औपनिवेशिक हितों के लिए
दोहन करना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 49वां प्रश्न पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश का केंद्रीय विषय क्या है। तो इसका केंद्रीय विषय है वैदिक शिक्षाओं का प्रतिपादन और बाद की प्रथाओं की आलोचना। मतलब कि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, 1875 में उन्होंने हिंदी भाषा में रचित एक ग्रंथ रचा जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और इस पुस्तक का मूल उद्देश्य वैदिक धर्म के सत्य स्वरूप यानी कि वैदिक शिक्षाओं को जनता के सामने रखना था। इसमें स्वामी जी ने पुराणों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद और जन्म आधारित जाति व्यवस्था जैसी बाद की ब्राह्मणवादी कुरीतियों का एक तार्किक आलोचना किया था। आगे 50 नंबर पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के दीर्घकालिक कृषि संरचनात्मक प्रभाव को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, व्यवस्थाओं ने मुद्रीकरण बढ़ाया, कृषि संकट गहराया और किसान ऋणग्रस्तता को विस्तृत किया। अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाओं ने भू राजस्व की दर बहुत अधिक, कभी कभी 50% से अधिक तय किया और इसे नगद यानी कैश में चुकाना अनिवार्य कर दिया, यानी कि मुद्रीकरण के रूप में कैश में देना होता था। फसल खराब होने पर भी नगद राजस्व चुकाने के लिए किसानों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा, जिसने भारत में किसान ऋणग्रस्तता के दुष्चक्र को एक तरीके से जन्म दिया। नेक्स्ट आगे 51 नंबर पे अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की इतिहास लेखन संबंधी व्याख्या किस कथन से व्यक्त होती है। तो यहाँ आपका 51 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उसका शासन बौद्धिक महत्वाकांक्षा और अव्यवहारिक आदर्शवाद का मिश्रण था जहाँ नीतियाँ क्रियान्वयन में विफल रही। अर्थात सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन, खगोल शास्त्र और गणित का विद्वान था। उसकी योजनाएं जैसे कि राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दोआब में कर वृद्धि, खुरासान अभियान वैचारिक रूप से अपने समय से बहुत आगे और बौद्धिक थी, लेकिन जमीनी हकीकत को समझे बिना लागू किए जाने के कारण वे सभी योजनाएं अव्यवहारिक आदर्शवाद के कारण बुरी तरीके से विफल साबित हुई। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 52 नंबर पर प्रश्न पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस प्रथम निकेटर की संधि का प्रमुख राजनीतिक परिणाम क्या था। तो इसका परिणाम था उत्तर पश्चिम में मौर्य नियंत्रण की मान्यता और वैवाहिक कूटनीति गठबंधन। दरअसल 305 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इस युद्ध के बाद एक ऐतिहासिक संधि हुई जिसके परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने आराकोशिया यानी कि कंधार, उस समय कंधार, उसको जो है काबुल यानी कि पैरोपसनिडे यानी एरिया यानी कि हेरात और बलूचिस्तान के क्षेत्र मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए। उत्तर पश्चिम में नियंत्रण चालू हो गया और साथ ही सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगास्थनीज को अपना राजदूत बना करके पाटलिपुत्र भेज दिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे 53 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन स्थिर अस्थविरवाद और महासांघिक के सिद्धांतगत अंतर तथा महायान विचार के निर्माण में उसकी भूमिका को दर्शाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी, महासंघिकों ने अहर्त की अपूर्णता और बुद्धि की अलौकिकता पर बल दिया जिससे बोधिसत्व आदर्श की आधारशिला पड़ी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में बौद्ध धर्म में दो गुटों में बट गया, एक अस्थिवीरवाद यानी कि रूढ़िवादी और महासंघिक यानी कि परिवर्तनवादी। तो महासंघिकों ने माना कि बुद्ध एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि लोकोत्तर यानी कि अलौकिक थे और अहर्त जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और भी अपूर्ण हो सकते हैं। इसी विचारधारा ने आगे चलकर चतुर्थ संगीति में महायान संप्रदाय को जन्म दिया जिसका मुख्य आदर्श बना बोधिसत्व यानी कि जो स्वयं निर्वाण प्राप्त करने से पहले दूसरों की मुक्ति के लिए कार्य करता हो। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध, और असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1920-22 में, जो कि असहयोग आंदोलन हुआ था आपका
रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मुद्दे पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपका 1930 से 1934 के बीच में। दांडी मार्च और नमक कानून तोड़ने पर हुआ था ये सविनय अवज्ञा। और भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का जो हुआ था ये आपका 1942 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही मिलान है। आगे 55 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका कि औरंगजेब की नीतियों के मुगल साम्राज्य पर संरचनात्मक प्रभाव को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विस्तारवादी अभियान और रूढ़िवादी उपायों से प्रशासन पर दबाव पड़ा और प्रतिरोध बढ़ा और वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि औरंगजेब का 25 वर्षों का लंबा दक्कन अभियान यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा की विजय तथा मराठों के खिलाफ निरंतर युद्ध एक बड़ी सामरिक भूल साबित हुआ, जिसने खजाने को खाली कर दिया। इसके अलावा उसकी कट्टर धार्मिक नीतियों जैसे कि 1679 में जो जजिया कर पुनः लगाया और मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, उसने राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों के विद्रोह को जन्म दिया, जिससे अंततः मुगल साम्राज्य की जड़ें जो है वो पूरी तरीके से खोखली हो गई। आगे 56 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि 800 से 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में विशेष रूप से कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता का सबसे सटीक कारण क्या था। तो यहाँ 56 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष और बदलते हुए गठबंधन जिन्होंने दीर्घकालिक केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना को रोका। मतलब कि हर्ष के बाद कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का मुख्य केंद्र यानी प्रतीक बन गया। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए 3 महाशक्तियों यानी गुर्जर प्रतिहार यानी कि उत्तर भारत, पाल वंश यानी कि बंगाल और राष्ट्रकूट यानी कि दक्कन के बीच लगभग 200 साल तक त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि त्रिपक्षीय लड़ाई चलती रही। और इसी निरंतर युद्ध के कारण कोई भी एक शक्ति अस्थायी केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। 57 नंबर के अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन सा प्रमुख धार्मिक दार्शनिक विकास हुआ। तो ये विकास हुआ था आपका मंदिर उपासना और संप्रदायों के साथ पौराणिक हिंदू धर्म का उत्कर्ष। दरअसल गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इस काल में पौराणिक हिंदू धर्म अपने वर्तमान स्वरूप में उभरा। यज्ञों का स्थान मूर्ति पूजा ने लिया और पहली बार पक्की ईंटों और पत्थरों के मंदिरों जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। शैव और वैष्णव जैसे संप्रदायों का सुदृढ़ीकरण इसी काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 58 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सिंधु धर्म संबंधी साक्ष्यों की प्रकृति व सीमाओं को सर्वाधिक सटीक दर्शाता है। तो यहाँ 58 नंबर के प्रश्न में आपका हो जाएगा मुहरे मूर्तियां अग्निकुंड अनुष्ठानों के संकेत देते हैं। अपठित लिपि के कारण निष्कर्ष सीमित है। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई स्पष्ट मंदिर संरचना नहीं मिली है और उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी कि अपठित लिपि है। इसलिए उनके धर्म के बारे में हमारा पूरा ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे कि पशुपति शिव की मुहर, मातृ देवी की मृण्मय मूर्तियां और कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त अग्निकुंडों पर ही निर्भर करता है, जिसके कारण हम किसी पूर्ण धार्मिक संरचना का ठोस दावा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 59 का राय कि गुप्तकालीन मूर्तिकला की परिपक्व शैलीगत विशेषता किस रूप में प्रकट होती है। तो ये प्रकट होती है आदर्शीकृत रूप से आध्यात्मिक शांति वाली मानवाकार बुद्ध प्रतिमाएं। देखिए कुषाण काल गांधार और मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हो गई थी, लेकिन गुप्त काल विशेष करके सारनाथ और मथुरा शैली में मूर्तिकला अपनी परिपक्वता पर पहुंची। इस काल की बुद्ध प्रतिमाओं की सबसे बड़ी विशेषता उनका आदर्शीकृत रूप, पारदर्शी वस्त्र और चेहरे पर झलकती असीम आध्यात्मिक शांति दर्शाता है, जो ध्यानमग्न मुद्रा में दिखाई देती है, जैसे कि सारनाथ की धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा वाली मूर्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे 60 नंबर पर अगला प्रश्न दिया गया है कि बलबन ने राजतत्व सिद्धांत ने उसकी राजस्व और प्रशासनिक नीतियों को कैसे प्रभावित किया। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दैवी राजतत्व को सुदृढ़ करने हेतु एकता नियंत्रण और राजस्व वितरण का नियमन। इसमें गयासुद्दीन बलबन ने राजसत्ता की गरिमा को बहाल करने के लिए राजतत्व का दैवी सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उसने खुद को जिल ए इलाही यानी कि ईश्वर की छाया कहा।
इस दैवी अधिकार को धरातल पर उतारने और शक्तिशाली तुर्क सरदारों को नियंत्रित करने के लिए बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति करके इक्तादारों यानी कि प्रांतीय गवर्नरों के राजस्व अधिकारों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका 61 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी में मुगल पतन के संरचनात्मक कारणों को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी जागीरदारी संकट, प्रशासनिक अतिविस्तार और क्षेत्रीय उभार ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया। इसमें इतिहासकार सतीश चंद्रा के अनुसार मुगल पतन का सबसे बड़ा कारण जागीरदारी संकट था। मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उन्हें वेतन देने के लिए पर्याप्त उपजाऊ जागीरें नहीं बची थी। इसके साथ ही साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार हो जाना, प्रशासनिक अतिविस्तार और अवध, बंगाल तथा हैदराबाद जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय मुगल ढांचे के पतन का मूल कारण बना। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर पर अगला प्रश्न है कि भारत में प्रारंभिक इंडो इस्लामिक शासन को आकार देने में कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। तो उपलब्धि थी दिल्ली सल्तनत की आधारभूत संरचना और वैधता की स्थापना। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन शुरू किया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने भारत के तुर्की इस्लामी क्षेत्रों को मध्य एशियाई राजनीति जैसे गजनी और गौर से अलग कर दिया। इस प्रकार उसने भारत में एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई दिल्ली सल्तनत की आधारभूत संरचना की नींव रखी। भले ही उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया तो क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है 63 नंबर पे कि गुप्तकालीन समाज में कौन सा संरचनात्मक विकास प्रमुख रूप से परिलक्षित होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए भूस्वामी ब्राह्मणों के उदय और अंतर्विवाही जातियों से समाजीकरण, अस्त्रीकरण। मतलब कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में अग्रहार और ब्रह्मदेव यानी कि ब्राह्मणों को कर मुक्ति भूमि अनुदान की प्रथा बहुत तेजी से बढ़ी। इससे ब्राह्मणों का एक शक्तिशाली भूस्वामी वर्ग उत्पन्न हुआ। साथ ही विदेशी आक्रमणकारियों यानी कि हूणों और शकों के भारतीय समाज में विलय और विभिन्न जनजातियों की मुख्य धारा में आने के कारण जातियों और उपजातियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जिससे समाज में विवाह संबंधी नियम बहुत कठोर हो गए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 64 नंबर पे अगला प्रश्न है कि गुप्तोत्तर काल में प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था में कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। तो यहाँ आपका शहरी केंद्रों व मुद्रा का हास तथा भूमिदान आधारित कृषि व्यवस्था का उदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि इतिहासकार आर.एस. शर्मा के अनुसार गुप्तोत्तर काल विशेष करके 600 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच भारत में सामंतवाद का काल था। रोम साम्राज्य के पतन के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी गिरावट आई थी, जिससे पाटलिपुत्र और वैशाली जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों का पतन हुआ और सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन बहुत कम हो गया। अधिकारियों को वेतन नगद की बजाय भूमि अनुदान के रूप में दिया जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से एक बंद कृषि व्यवस्था में बदल गई। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर पे अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ जो है आपका ए का तीसरा हो जाएगा। पूरा पाषाण काल जो है ये आपका हैंडेकस, क्लियर और शिकार संग्रह, यानी कि पूरा पाषाण काल बड़े और भद्दे पत्थर के औजार जैसे कि हैंडेकस और क्लियर तथा केवल शिकार और खाद्य संग्रह के लिए होता था। तो यहाँ पे आपका ए का तीसरा हो जाएगा। बी का हो जाएगा आपका पहला, यानी कि मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक और अर्ध घुमंतु शिकार संग्रह, यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिक का आविष्कार और अर्ध अस्थायी बस्तियां यहाँ पे बसने लगी। नव पाषाण काल में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है पॉलिश औजार और खाद्य उत्पादन, यानी कि कृषि की शुरुआत खाद्य उत्पादन और घर्षण करके बनाए गए पॉलिशदार पत्थर के औजार नव पाषाण काल में बनना शुरू हो गए। और डी का हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि उत्तर नव पाषाण काल में चालकोलिथिक संकरण, मृदान, अस्थायित्व और प्रारंभिक धातुकर्म, यानी कि पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग शुरू हुआ ताम्र पाषाण काल में, यानी कि उत्तर नव पाषाण में। और पहिए वाले जो मृदांड बने और स्थायी कृषि बस्तियों का निर्माण यहाँ पे शुरू हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी मिलान जो है बिल्कुल करेक्ट है।
आगे अगला 66 नंबर पे अगला प्रश्न है कि अकबर के काल में सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो यहाँ आपका सुलह ए कुल ने सहिष्णुता अपनाई बढ़ाई, विविध समूहों के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया और समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अकबर की धार्मिक और सांस्कृतिक नीति का मूल आधार सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौमिक शांति था। इबादत खाना में विभिन्न धर्मों जैसे कि हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, इन सभी जातियों के विद्वानों से चर्चा के बाद उसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। तीर्थ यात्रा कर और जजिया को समाप्त करना, राजपूतों से वैवाहिक संबंध और प्रशासन में उन्हें उच्च पद देना, इसी समन्वित गंगा जमुनी संस्कृति के निर्माण के प्रयास थे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 67 नंबर पर अगला प्रश्न है कि अभिकथन ए कह रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक उपलब्धियों ने एक केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था की नींव रखी, जिसने स्थानीय देशमुखों और सामंती अभिजात वर्ग की पारंपरिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। कारण आर करे क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, जो एक वंशानुगत अभिजात परिषद के रूप में कार्य करता था, जिससे सामंती विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। 67 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यहां पे देखिए अभिकथन ए पूरी तरीके से सत्य होगा। शिवाजी ने देशमुखों की स्वतंत्र सत्ता को कुचल करके उन्हें राज्य का कर्मचारी बना दिया था, ये सही है। लेकिन कारण आर असत्य इसलिए हुआ क्योंकि शिवाजी के द्वारा स्थापित अष्टप्रधान मंडल कोई वंशानुगत परिषद नहीं थी, बल्कि यह केवल उनके प्रति उत्तरदायी सलाहकारों की संस्था थी। पदों का वंशानुगत होना, पेशवाओं का शक्तिशाली होना बाद के मराठा काल यानी कि साहू जी के समय में शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है आपका गलत होगा, ए सही होगा। 68 नंबर पर अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के सामाजिक बौद्धिक स्वरूप को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो ये स्पष्ट करता है ऑप्शन नंबर सी। इसने पाश्चात्य शिक्षा व तर्कवाद को स्वदेशी सुधारों से जोड़ा, जो जाति, लैंगिक असमानता और प्रथाओं पर केंद्रित थे। देखिए 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने केवल आंख बंद करके पश्चिमी देशों का अनुकरण नहीं किया, उनका दृष्टिकोण संश्लेषणात्मक था। उन्होंने यूरोपीय तर्कवाद और मानवतावाद का उपयोग भारतीय ग्रंथों की पुनर्व्याख्या करने और समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, जातिगत भेद को मिटा करके महिलाओं और दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किया। अगला 69 नंबर पर अगला प्रश्न है, अभिकथन ए कह रहा है कि 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना ने एकता से हट करके विभाजन को गतिरोध और हिंसा के समाधान के रूप में स्वीकार किया। कारण आर कह रहा है कि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने पहले ही भारत के तत्काल विभाजन को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी से होगा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। क्यों? देखिए अभिकथन ए सत्य है क्योंकि 3 जून 1947 की डिकी बर्ड प्लान यानी कि माउंटबेटन योजना में ही आधिकारिक रूप से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित करने का खाका पेश किया गया था। लेकिन कारण आर गलत है क्योंकि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था और एक कमजोर केंद्र वाले अखंड भारत का प्रस्ताव रखा था। 70 नंबर पर अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के ऐतिहासिक महत्व का कौन सा आकलन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गौरी विजय का सुदृढ़ीकरण, सल्तनत की नींव तथा नई स्थापत्य परंपराओं की शुरुआत। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल केवल 4 वर्षों यानी कि 1206 से 1210 तक ही रहा था। इतने कम समय में वह कोई बड़ा प्रशासनिक ढांचा या एकता प्रणाली विकसित नहीं कर सका जो कि इल्तुतमिश ने किया था। फिर भी उसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि उसने मोहम्मद गौरी के विजित प्रदेशों यानी कि जीते हुए प्रदेशों को बिखरने से बचाया, सुदृढ़ीकरण किया और भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत की। उसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 साल के कार्यकाल में। 71 नंबर पर अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक वैदिक धर्म को कौन सर्वाधिक सटीक दर्शाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनोथीवाद यानी कि अनेक देवता यज्ञ के माध्यम से एक समय में एक देवता को सर्वोच्च माना जाता है। अर्थात
प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट मैक्स मूलर ने ऋग्वैदिक धर्म को परिभाषित करने के लिए हेनोथिज्म या कैटेथिज्म शब्द गढ़ा था। ऋग्वैदिक आर्य कई देवताओं यानी कि इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा करते थे, लेकिन जब वे किसी विशेष देवता का आह्वान करते थे तो या यज्ञ करते थे, तो उस समय उस विशिष्ट देवता को ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च और एकमात्र ईश्वर मान लेते थे। इस काल में न तो मूर्तियां थी और न ही मंदिर थे। तो ऑप्शन में आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 72 नंबर पे कि उदारीकरण के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ स्पष्ट करता है आपका यह नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार उन्मुख प्रणाली की ओर संक्रमण था, जिसमें उदारीकरण और वैश्वीकरण शामिल था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? देखिए 1991 के आर्थिक सुधारों जैसे कि एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बुनियादीगत ढांचागत बदलाव आया। भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाए गए लाइसेंस राज और बंद नियोजित अर्थव्यवस्था को छोड़ करके बाजार उन्मुख व्यवस्था को अपनाया, जिससे वैश्विक व्यापार और विदेशी निवेश के लिए भारतीय बाजार खुल गया। 73 नंबर अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक नीति उसके पूर्ववर्ती के संदर्भ में किस कथन से व्यक्त होती है? तो यहाँ 73 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसने राजस्व व्यवस्था की ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसने सामंजस्य अपनाया, वंशानुगत अधिकार दिए और लोक कल्याण बढ़ाया, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की कठोर नीतियों और विफलताओं के बाद फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उलेमाओं और अमीरों को खुश करने के लिए उसने इक्ता यानी कि भूमि अनुदान को वंशानुगत बना दिया। उसने दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान जैसे लोक कल्याणकारी कार्य तो किए, लेकिन उसकी इन नीतियों यानी विशेषकर पदों को वंशानुगत करने से अंततः सुल्तान की केंद्रीय सत्ता बहुत कमजोर हो गई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 74 नंबर अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के पीछे प्रमुख उद्देश्य और उसका कार्यान्वयन क्या था? तो मूल्य नियंत्रण, राज्य भंडार और कठोर निगरानी से कम लागत और विशाल सेना बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति मध्यकालीन इतिहास का एक अनूठा प्रयोग था। मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा और नए क्षेत्रों की विजय के लिए उसने एक विशाल अस्थायी सेना लगभग 4,75,000 सैनिक की आवश्यकता थी। राजकोष पर अत्यधिक बोझ डाले बिना सैनिकों को कम वेतन पर रखा जा सके, इसलिए उसने दैनिक उपयोग की हर वस्तु के दाम तय कर दिए और साहना ए मंडी व बरीद के माध्यम से कठोर निगरानी रखी। इसलिए आपका ऑप्शन में सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर अगला प्रश्न है कि इतिहास लेखन में अशोक की धम्म नीति के राजनीतिक प्रभाव की व्याख्या कैसे की जाती है? तो ये की जाती है कि इसने प्रशासनिक और दमनकारी संरचना को बनाए रखते हुए वैचारिक एकीकरण का कार्य किया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार अशोक का धम्म वैचारिक उपकरण था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति छोड़ दी थी, लेकिन उसने अपनी विशाल सेना को भंग नहीं किया और न ही मृत्युदंड को समाप्त किया। दमनकारी संरचना बरकरार रखी। धम्म का असली उद्देश्य इतने विशाल और विविध साम्राज्य को एक वैचारिक सूत्र में बांधना था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्र में अगला प्रश्न कि श्रीलंका और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में राजा प्रथम के साम्राज्यवादी अभियानों का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम क्या था? तो इनका परिणाम ये हुआ कि एक समुद्र आधारित साम्राज्यिक नीति की स्थापना, जिससे हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण सुदृढ़ हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि चोल शासक था ये राज प्रथम, जो कि 985 से 1014 ईस्वी तक ये राज किया था। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण था। उसने चेरों की नौसेना को कांडलूर में नष्ट किया था, मालदीव पर कब्जा किया और श्रीलंका यानी कि श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत करके चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य अरब और चीनी व्यापारियों के बीच हो रहे लाभदायक हिंद महासागर व्यापार मार्गों पर अपना एक
अधिकार स्थापित करना था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर पर अगला प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह की इतिहास लेखन संबंधी व्याख्या को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसे सिपाहियों, किसानों और शासकों के जटिल विद्रोह के रूप में देखा जाता है जिसके मिश्रित उद्देश्य थे। आधुनिक इतिहासकार 1857 के विद्रोह को केवल एक सिपाही विद्रोह या पूर्ण रूप से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने से बचते हैं। इसे एक जटिल जन विद्रोह माना जाता है। इसमें सिपाही अपने धार्मिक व आर्थिक कारणों से, किसान भारी लगान के कारण और शासक जैसे कि नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई अपनी छीनी गई रियासतों को वापस पाने के लिए, यानी कि सभी लोग मिला करके ये लड़ाई लड़ रहे थे जो 1857 में विद्रोह हुआ। ये केवल एक मंगल पांडे ने जो शुरुआत किया था वो चिंगारी का काम किया, बाकी परेशान और व्याकुल सभी लोग थे लड़ाई लड़ने के लिए। 78 कह रहा है कि औपनिवेशिक परिवहन और संचार नेटवर्क के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने बाजारों और प्रशासन को जोड़ा, प्रमुखतः औपनिवेशिक शोषण और निर्यात उन्मुख व्यापार को बढ़ाया। इसमें लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में रेलवे 1853 में और टेलीग्राफ की शुरुआत हुई। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का विकास करना नहीं था। रेलवे ने पूरे भारत के बाजारों को जोड़ दिया, जिसका फायदा यह हुआ कि भारत के दूर दराज के गांवों से कच्चा माल जैसे कपास और नील आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचने लगा और ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना महंगा सामान भारतीय गांवों के बाजार तक पहुंच गया। इसने औपनिवेशिक शोषण को अभूतपूर्व गति दी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का सामाजिक आर्थिक आधार क्या था? तो इसका आधार था कि यह शहरी वर्ग पाश्चात्य शिक्षा, मुद्रण संस्कृति और आर्थिक परिवर्तन से उभरा। देखिए, 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मुख्य रूप से एक शहरी घटना थी। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत उभरा एक नया मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास, जिसने पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी और आधुनिक तर्कवाद को समझा था, इस पुनर्जागरण का ध्वजवाहक बना। प्रिंटिंग प्रेस यानी कि मुद्रण संस्कृति ने राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विचारकों के सुधारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 80 नंबर पे अगला प्रश्न है कि 1947 में भारत के विभाजन के संरचनात्मक कारणों को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो 80 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी, यह विफल वार्ताओं, सांप्रदायिक राजनीति और सत्ता साझेदारी के संघर्षों से उत्पन्न हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का विभाजन कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित सांप्रदायिक राजनीति, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन जैसी संवैधानिक वार्ताओं की विफलता और स्वतंत्र भारत में सत्ता साझेदारी को लेकर के कांग्रेस और लीग के बीच हुए अंतिम गतिरोध का परिणाम था 1947 का विभाजन। आगे 81 नंबर पर अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख गुप्त साम्राज्य की नीति के बारे में क्या संकेत देता है? तो यह संकेत देता है कि प्रत्यक्ष नियंत्रण, कर आधारित अधीनता संबंध और अधीनस्थ राज्यों की मिश्रित नीति, अर्थात हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करती है और उसकी मिश्रित राजनीति को स्पष्ट करने के साथ साथ समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं का समूल नाश करके उनके राज्यों को सीधे अपने राज्य में मिला लिया और वहीं दक्षिणापंथ यानी कि दक्षिण भारत के राजाओं को हरा करके उन्हें छोड़ दिया और करद राज्य बना लिया और सीमांत राज्यों से लगान और परिणाम यानी कि आगमन की नीति वहां से अपनाई। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर पर अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक संगठन की सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है? तो 82 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, सीमित पदानुक्रम और कमजोर केंद्रीकरण वाला जटिल समाज। क्यों? क्योंकि आधुनिक पुरातत्वविदों
शोधों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता न तो मेसोपोटामिया की तरह पूर्णतः केंद्रीकृत, जिसमें कि स्पष्ट राजमहल या भव्य राजाओं की कब्रें होती थी, नहीं थी, और न ही यह पूर्णतः समतावादी थी। यह एक जटिल समाज था जिसमें व्यापारिक और शिल्प आधारित पदानुक्रम मौजूद थे, लेकिन सत्ता का बहुत कठोर केंद्रीकरण नहीं था। यह विकेंद्रीकरण व्यापारिक और नागरिक प्रशासन का एक स्वरूप अधिक लगता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 83 नंबर पे अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरीके से स्पष्ट करता है? तो यहाँ भूमिदान के विस्तार ने नए जाति समूहों के उद्भव और सामाजिक पदानुक्रम के स्थानीयकरण को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की सबसे बड़ी सामाजिक विशेषता जातियों और उपजातियों की भारी वृद्धि थी। बड़े पैमाने पर ब्राह्मण लोगों को भूमिदान दिए जाने से वे दूर दराज के आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में बस गए। इसके परिणाम स्वरूप जनजातियों का कृषक समाज और हिंदू वर्ण व्यवस्था में विलय हुआ, जिससे अनगिनत नए जातियों का एक समूह निकल करके आया। अगला 84 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य में सैन्य विस्तार और राजकोषीय संकट के संबंध को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो ये करता है निरंतर अभियानों से व्यय बढ़ा, जागीरदारी दबाव तीव्र हुआ और वित्तीय स्थिति कमजोर हुई। देखिए, औरंगजेब के 25 वर्षों तक चले दक्कन अभियानों और निरंतर युद्धों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया था। नए सरदारों जैसे कि मराठों, राजपूतों और दक्कनों को प्रशासन में शामिल करने के कारण मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई, लेकिन उन्हें वेतन के रूप में देने के लिए पर्याप्त जागीरें यानी कि उपजाऊ भूमि नहीं बची थी। इसी स्थिति को इतिहासकार सतीश चंद्रा ने जागीरदारी संकट कहा था, जिसने मुगल साम्राज्य की रीढ़ को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। सर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 85 नंबर पर अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के विशिष्ट योगदान को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने अहिंसा, सविनय अवज्ञा और सामाजिक मुद्दों से आंदोलन को जन आधारित संघर्ष बनाया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1915 में भारत लौटने से पहले राष्ट्रीय आंदोलन जैसे कि नरमपंथियों के समय में मुख्य रूप से शहरी और शिक्षित अभिजात वर्ग तक सीमित था। गांधी जी का सबसे बड़ा और विशिष्ट योगदान यह था कि उन्होंने सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा के प्रयोगों के माध्यम से करोड़ों अनपढ़ किसानों, मजदूरों और महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ करके इसे एक अजेय जन आंदोलन की मास मूवमेंट बना दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन सामाजिक स्तरीकरण का मेगास्थनीज ने किस प्रकार चित्रण किया है? तो मुख्यतः व्यावसायिक श्रेणियों पर आधारित 7 स्तरीय वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को हिंदू ग्रंथों की 4 वर्ण व्यवस्था के बजाय पेशों और व्यवसायों के आधार पर 7 वर्गों में विभाजित किया था। उसके 7 वर्ग थे। पहला था दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा अहीर यानी कि ग्वाले, चौथा कारीगर यानी कि शिल्पी, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक, 7वां सभासद। तो ये 7 वर्ग में जो है ये बांटा था मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक प्रयोगों की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए, नवोन्मेषी और व्यापक योजनाएं जिन्हें अपर्याप्त तैयारी के साथ लागू किया गया। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की सभी योजनाएं जैसे कि तांबे और कांसे की सांकेतिक मुद्रा चलाना, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद ले जाना, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना करना, अपने समय से बहुत आगे की सोच रखना, ये सब था। लेकिन उसने जमीन पर आम जनता की प्रतिक्रिया को जाने और समझे बिना ही अपर्याप्त तैयारी के साथ उन्हें लागू कर दिया, जिससे कि ये सभी भव्य योजनाएं असफल हो गई, विफल हो गई।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 88 नंबर पर अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में नायक कर यानी कि नायंकार व्यवस्था को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो ये करता है कि इसमें सेवा के बदले नायकों को भूमि राजस्व दिया जाता था, जिससे नियंत्रण युक्त विकेंद्रीकरण विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, नायंकार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली की धुरी थी। दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान ही था ये भी। इसमें अमर नायकों यानी कि सेनापतियों को उनके वेतन और सेना के रख रखाव के लिए अमर यानी कि भूमि प्रदान की जाती थी। वे इस भूमि से राजस्व वसूलते थे और यह पूरी तरीके से स्वतंत्र सामंतवाद नहीं था, बल्कि राजा के नियंत्रण के अधीन एक प्रकार का विकेंद्रीकरण था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के भूमि राजस्व सुधारों को उद्देश्य और प्रभाव के संदर्भ में कैसे समझा जाता है? तो इसको समझा जाता है प्रत्यक्ष आकलन और उच्च कर द्वारा मध्यस्थों को हटा करके ग्रामीण अभिजात वर्ग को कमजोर करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाई यानी कि मसाहत करवा करके भू राजस्व तय किया और उपज का 50% कर यानी कि टैक्स के रूप में ले लिया। उसका सबसे बड़ा कदम खूत मुकद्दम और चौधरी जैसे पारंपरिक मध्यस्थों यानी कि ग्रामीण अभिजात वर्ग को विशेषाधिकारों जैसे कि खुद का कर माफ होना, इसको खत्म करना था, ताकि वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने की स्थिति में न रहें और कर सीधे किसानों से वसूला जा सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर पर अगला प्रश्न है कि लोदी वंश के अधीन अफगान शासन में अंतर्विरोध विशेष करके इब्राहिम लोदी के समय किस कथन से स्पष्ट होता है? तो यहाँ 90 नंबर के प्रश्न में आपका जनजातीय समानता की परंपरा और विकेंद्रीकरण के प्रयासों में टकराव से अमीरों में असंतोष उत्पन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अफगान राजतत्व सिद्धांत तुर्कों से अलग था। वे सुल्तानों को निरंकुश शासक के बजाय बराबर वालों में पहला मानते थे। बहलोल लोदी इसी सामंतवादी सिद्धांत पर चला, लेकिन इब्राहिम लोदी ने एक शक्तिशाली और निरंकुश सुल्तान बनने का प्रयास किया। इब्राहिम लोदी के इस रवैये ने अभिमानी अफगान सरदारों जैसे कि दौलत खान लोदी इसका विद्रोही बना दिया, जिससे कि अंततः पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में शुरू हुआ। 91 नंबर अगला प्रश्न है कि ऊपरी पूरा पाषाण जीवन शैली को पूर्ववर्ती चरणों से अलग करने वाला समेकित अनुकूल पैटर्न कौन सा है? तो यहाँ आपका ब्लेड आधारित औजार प्रतीकात्मक व्यवहार तथा मौसमी शिकार व्यवस्था करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्यों सही होगा? क्योंकि अपर पैलोलिथिक फेज यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल में मानव के उद्भव के साथ बदलाव आए। पहले के मोटे कोर औजारों की जगह पतले और धारदार ब्लेड और अस्थि उपकरणों ने ले ली। इसी काल में कला और प्रतीकात्मक व्यवहार जैसे कि भीमबेटका की शुरुआती गुफा चित्रकारी और शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल पर नक्काशी के प्रमाण पहली बार इसी समय मिले थे। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 92 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार को रणनीति और नियंत्रण के संदर्भ में कैसे समझा जाना चाहिए? तो यहाँ 92 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर में सुदृढ़ीकरण और दक्षिण में अभियान द्वारा करदाता संबंध बिना प्रत्यक्ष शासन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन की नीति में दो स्पष्ट भाग थे। उत्तर भारत जैसे गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़ को जीत करके उसने सीधे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, लेकिन दक्षिण भारत जैसे कि देवगिरी, वारंगल, इन जगहों पर मलिक काफूर के अभियानों का उद्देश्य उन राज्यों का प्रत्यक्ष शासन करना नहीं था, बल्कि उनसे भारी मात्रा में सोना चांदी लूटना और उन्हें अपना टैक्स यानी करदाता बनाकर छोड़ देना था, जो उसकी महान राजनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे 93 में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ए का पहला यानी कि फजल अली आयोग भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की सिफारिश करता था।
तो यहाँ जो मिलान हुआ है इसमें फजल अली आयोग जो है 1953-55 में राज्य पुनर्गठन आयोग था, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश किया था। मंडल आयोग जो था ये बी का तीसरा हो जाएगा। केंद्र सरकार की सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश किया था। बीपी मंडल की अध्यक्षता वाले आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश किया था। बीपी सिंह ने क्या काम किया था? बीपी सिंह 1990 में प्रधानमंत्री थे और बीपी सिंह सरकार ने क्या किया? तो सी का हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि मंडल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कर दिया। यानी कि प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया था? तो इन्होंने डी का हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव संरचनात्मक आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत, अर्थात पीवी नरसिम्हा राव 1991 में इनके प्रधानमंत्री के काल में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा भारत में एलपीजी यानी कि आर्थिक सुधार उदारीकरण शुरू किए गए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट मिलान हो जाएगा। 94 नंबर पहला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों में सांस्कृतिक सार्वभौमिकता को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो 94 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति सभ्यताओं के संपर्क से विकसित होती है और संकीर्ण राष्ट्रवाद से परे सद्भाव बढ़ाती है। दरअसल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर सच्चे अर्थों में एक विश्व नागरिक थे। उनका सांस्कृतिक सार्वभौमिकता का विचार यह था कि कोई भी संस्कृति कुएं में मेढक बनकर विकसित नहीं हो सकती। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना इसी उद्देश्य से किया था कि वहाँ पूरी दुनिया की सभ्यताएं आपस में मिले। वे भौगोलिक सीमाओं और उग्र राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठ करके वैश्विक सद्भाव के पक्षधर थे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार प्रभाव क्या था? तो इनका सुधार था सती प्रथा के उन्मूलन का समर्थन और महिलाओं के अधिकारों हेतु सामाजिक सुधार। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। यद्यपि हालांकि उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया, लेकिन उनकी सबसे महान और ऐतिहासिक उपलब्धि सती प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथा का अंत कराना था। उनके अथक प्रयासों और धर्मग्रंथों के तार्किक संदर्भों के परिणाम स्वरूप ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 के नियम के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 96 का राय 96 की 17वीं शताब्दी के दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्य निर्माण रणनीतियों को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ आपका 96 में ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, किलों की रणनीति और प्रशासन को मिलाकर के एक सुदृढ़ क्षेत्रीय राज्य का निर्माण किया। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य यानी कि स्वराज्य की स्थापना के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई। उन्होंने दक्कन के भौगोलिक स्वरूप का लाभ उठाते हुए गुरिल्ला युद्ध की तकनीकी अपनाई। राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत पहाड़ी किलों यानी दुर्गों की एक श्रृंखला तैयार की और अष्टप्रधान के माध्यम से एक सुव्यवस्थित नागरिक तथा सैन्य प्रशासन की नींव रखी थी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 97 कह रहा था कि प्रारंभिक आधुनिक भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की उपलब्धियों के दीर्घकालिक महत्व को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका, उन्होंने प्रशासन, नौसैनिक शक्ति और गुरिल्ला युद्ध से सुदृढ़ राज्य बनाया जिससे मराठा विस्तार की नींव रखी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, शिवाजी महाराज की उपलब्धियां केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक मजबूत सैन्य ढांचे, अनुशासित प्रशासन और कोंकण तट की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का जो आधार तैयार किया, उसी सुदृढ़ नींव पर 18वीं शताब्दी में पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का पूरे भारतवर्ष में व्यापक विस्तार सुदृढ़ हो सका। नेक्स्ट आगे 98 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या ऋग्वेद में परिलक्षित प्रारंभिक वैदिक काल में आर्थिक आधार और राजनीतिक संगठन के संबंध को सर्वाधिक सटीक रूप से स्पष्ट करती है? 98 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रमुखतः पशुपालक अर्थव्यवस्था जो अर्ध घुमंतु व्यवस्था को जन्म देती है, जिसमें सभा और समिति राजन की शक्ति को सीमित करती है। देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल
का समाज मुख्य रूप से पशुपालक था, जहां संपत्ति का मुख्य आधार गाय होती थी। कृषि का महत्व द्वितीयक था। इस अर्ध घुमंतु जीवन शैली में कबीले के मुखिया की सत्ता निरंकुश नहीं होती थी, उस पर सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक कबीलाई परिषदों का जो है वो कड़ा नियंत्रण होता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 99 का राय कि उत्तरवैदिक काल के पश्चात शैव धर्म का प्रारंभिक विकास किस स्वरूप को दर्शाता है। तो यहाँ 99 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रुद्र का शिव में रूपांतरण, स्थानीय पंथों और तपस्वी परंपराओं का समावेश। दरअसल ऋग्वेद में रुद्र एक उग्र और विनाशकारी देवता के रूप में जाने जाते थे। उत्तर वैदिक काल के बाद रुद्र का क्रमिक रूप से मंगलकारी शिव में रूपांतरण हुआ। इस प्रक्रिया में वैदिक रुद्र के साथ कई अनार्य गैर यानी कि गैर वैदिक तत्वों और स्थानीय लोक पंथों जैसे पशुपति और तपस्वी परंपराओं का एकीकरण हुआ, जिससे कि शैव धर्म का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 100 नंबर पे अगला प्रश्न है, चोल ग्रामीण प्रशासन में मंदिरों के एकीकरण को कौन सी व्यवस्था स्पष्ट करती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमिदान व अनुदानों द्वारा मंदिरों का स्थानीय प्रशासनिक तंत्र से जुड़ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, चोल साम्राज्य में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्रशासन के केंद्र बिंदु थे। राजाओं और धनवान व्यक्तियों के द्वारा मंदिरों को बड़े पैमाने पर कर मुक्त देवदान भूमि अनुदान में दी जाती थी। इस भूमि के प्रबंधन, सिंचाई की व्यवस्था और स्थानीय रोजगार सृजन के माध्यम से मंदिर चोल स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण जीवन से गहराई से जुड़ गए थे। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के सामाजिक आधार को किस प्रकार से उपयुक्त रूप से समझा जा सकता है। तो 101 में यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिजात एवं नगरीय प्रकृति का आंदोलन जिसका नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया। यहाँ 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज पूरे भारत या सभी वर्गों में समान रूप से नहीं फैला था। यह मुख्य रूप से एक शहरी और अभिजात घटना थी। इसका नेतृत्व उस नए शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया था जो पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा और आधुनिक तर्कवाद के संपर्क में आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 102 कह रहा था कि अभिकथन एक है कि राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। कारण कह रहा है कि 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को औपनिवेशिक प्रशासनिक दक्षता के अनुरूप बनाना था, न कि आध्यात्मिक पुनरुत्थान। तो 102 में आपका ऑप्शन नंबर सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि अभिकथन ए बिल्कुल सत्य इसलिए है क्योंकि 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज का मूल सिद्धांत एक ब्रह्म की उपासना और मूर्ति पूजा का विरोध था, लेकिन कारण आर पूरी तरीके से गलत होगा क्योंकि इन सुधार आंदोलनों का उद्देश्य औपनिवेशिक प्रशासन यानी कि अंग्रेजों की सुविधा को बढ़ाना नहीं था, बल्कि भारतीय समाज से अंधविश्वासों और कुरीतियों को मिटा करके उसका आध्यात्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान करना था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 103 कह रहा है कि 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के वैचारिक और प्रशासनिक महत्व को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। 103 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी, इससे संप्रभु राज्य सत्ता स्थापित हुई, अनुष्ठानिक वैधता मिली और स्वतंत्र राज्य संरचना सुदृढ़ हुई। देखिए, 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ, जहां उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इस घटना का वैचारिक महत्व यह था कि इससे उन्हें एक क्षत्रिय राजा के रूप में अनुष्ठानिक धार्मिक वैधता प्राप्त हुई और प्रशासनिक दृष्टि से एक संप्रभु और स्वतंत्र मराठा राज्य को वैधानिक रूप से स्थापित किया गया, जो किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं था। आगे 104 कह रहा है 104, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक प्रथाओं और विचार में किस परिवर्तन का संकेत मिलता है। तो 104 में आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जटिल यज्ञ, बढ़ता ब्राह्मणिक अधिकार और प्रारंभिक दार्शनिक चिंतन। उत्तर वैदिक काल तक आते आते धर्म में बहुत बड़े बदलाव आए। ऋग्वैदिक काल की सरल प्रार्थनाओं का स्थान राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल और खर्चीले यज्ञों ने ले लिया, जिससे समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व
चरम पर पहुंच गया। साथ ही इसी काल के अंत में उपनिषदों के माध्यम से आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष पर प्रारंभिक दार्शनिक चिंतन की शुरुआत भी शुरू हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 105 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व परिपक्व मौर्यकाल से निश्चित रूप से संबंधित था। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साम्राज्यिक विचारवाद को व्यक्त करने वाले चमकदार एकात्म स्तंभ। देखिए, मौर्य काल विशेष करके अशोक के शासनकाल की कला का सबसे उत्कृष्ट और निश्चित प्रमाण उनके एकात्म स्तंभ यानी कि मोनोलिथिक पिलर्स थे। ये स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े को तराश कर बनाए गए थे। इन पर की गई अद्भुत पॉलिश जो आज भी शीशे की तरह चमकती है। इनके शीर्ष पर स्थापित पशु आकृतियां जैसे कि सारनाथ का सिंह चतुर्मुख मौर्यकालीन साम्राज्यिक विचारधारा के प्रतीक हैं, जैसे कि सांची के अलंकृत तुरंग, शुंग और सातवाहन काल के चित्र। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 106 कह रहा था कि निर्वाण की अवधारणा के संदर्भ में प्रारंभिक और महायान बौद्ध धर्म में कौन सा अंतर स्पष्ट होता है। तो यहाँ जो है आपका 106 में ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक बौद्ध धर्म निर्वाण को दुख एवं पुनर्जन्म के निरोध के रूप में देखता है। महायान इसे संसार के साथ अद्वितीय मानता है। देखिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म थेरवाद में निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बुझ जाना है, अर्थात अज्ञानता, तृष्णा और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से पूरी तरीके से मुक्ति यानी कि निरोध पा लेना। इसके ठीक उल्टा है, विपरीत यानी कि बाद में विकसित हुआ महायान बौद्ध धर्म, विशेष करके नागार्जुन के शून्यवाद दर्शन में निर्वाण और संसार के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं मनाता है। उनका दार्शनिक मत है कि संसार ही निर्वाण है और निर्वाण ही संसार है। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। आगे 107 कह रहा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति में रूपांतरण को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसने व्यापार को सैन्य कार्रवाई और कूटनीति से जोड़ा, प्रतिद्वंदिताओं से लाभ लेकर के नियंत्रण स्थापित किया। देखिए, सन 1600 ईस्वी में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में केवल लाभ कमाने वाली एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन समय के साथ अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए उसने कूटनीति और सैन्य शक्ति का सहारा लिया। फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक युद्ध और बंगाल, मराठों तथा मैसूर के साथ स्थानीय शासकों की आपसी प्रतिद्वंदिता और सत्ता संघर्षों का कूटनीतिक लाभ उठाकर ही कंपनी ने खुद को एक सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति में रूपांतरित कर लिया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 108 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक संस्थान एनी बेसेंट के प्रयासों से संबंधित है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी का सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एनी बेसेंट ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1898 ईस्वी में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यह संस्थान आगे चल करके 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अथक प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया और स्थापित हुआ। 109 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एनी बेसेंट की वैचारिक भूमिका को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से होगा। उन्होंने थियोसॉफी को राष्ट्रवाद से जोड़ा और होम रूल तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समर्थन किया। एनी बेसेंट भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख नेता थे। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को अत्यधिक महत्व दिया तथा थियोसॉफी के आध्यात्मिक विचारों को भारतीय राष्ट्रवाद से जोड़ा। इसी वैचारिक आधार पर 1916 में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के होम रूल लीग आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 110 कह रहा है कि श्री अरविंद के समग्र राष्ट्रवाद की अवधारणा को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक उद्देश्य था जिसमें राष्ट्र को दिव्य रूप मानकर स्वतंत्रता और जागृति आवश्यक थे। देखिए, श्री अरविंद का राष्ट्रवाद यूरोपीय राजनीतिक राष्ट्रवाद से पूर्णतः अलग था। वे राष्ट्र को केवल एक राजनीतिक या भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक दिव्य माता यानी कि भवानी भारती मानते थे। उनके लिए राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक धर्म और ईश्वर द्वारा दिया गया एक पवित्र उद्देश्य था। इस समग्र राष्ट्रवाद के तहत भारत की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक
जागृति संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए अनिवार्य उन्होंने माना। अगला 111 कह रहा है कि स्वतंत्रता अधिनियम के संदर्भ में संवैधानिक वार्ताओं की भूमिका को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना और वार्ताओं से सत्ता का विधिक हस्तांतरण संभव हुआ। देखिए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसी आकस्मिक घोषणा का परिणाम नहीं था। इसके पीछे क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, इन तमाम योजनाओं के तहत ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेतृत्व यानी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुई लंबी और जटिल संवैधानिक वार्ताओं की प्रमुख भूमिका थी। इन्हीं वार्ताओं ने सत्ता के शांतिपूर्ण और विधिक हस्तांतरण को संभव बनाने में योगदान दिया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 112 कह रहा था कि 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय के बौद्धिक दृष्टिकोण को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने प्रबोधकालीन तर्कवाद को शास्त्रों की पुनर्व्याख्या से जोड़ करके सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। दरअसल राजा राम मोहन राय को उनके संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय दर्शन, विशेष करके वेदों और उपनिषदों को एकेश्वरवाद की तर्कसंगत पुनर्व्याख्या की और उसे यूरोपीय प्रबोधन के आधुनिक तर्कवाद व मानवतावाद के साथ जोड़ा। इसी बौद्धिक आधार पर उन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह और मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों को डट करके विरोध किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 113 कह रहे कि मौर्य साम्राज्य में कुमारों की प्रांतीय राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का मुख्य राजनीतिक उद्देश्य क्या था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तक्षशिला जैसे दूरस्थ प्रांतों पर साम्राज्यिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना। देखिए मौर्य साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार अत्यंत विशाल था। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे प्रांतों में विभाजित किया गया था। तक्षशिला, उज्जैनी और तोसली जैसे महत्वपूर्ण दूरस्थ और विद्रोह की आशंका वाले प्रांतों पर शक्तिशाली केंद्र का प्रत्यक्ष साम्राज्यिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए राजघराने के राजकुमारों, जिनको कि आर्यपुत्र कहा जाता था, इनको ही वायसराय या राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। जैसे कि बिंदुसार के समय अशोक तक्षशिला और उज्जैन का क्या था? राज्यपाल था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 114 कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों में शिक्षा के दार्शनिक आधार को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो यह करता है कि यह प्रकृति, रचनात्मक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों के साथ समग्र विकास को बढ़ावा देता है। देखिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा पद्धति, जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी संस्था शांति निकेतन विश्व भारती में किया, तत्कालीन बंद कमरों और रटंत विद्या वाली अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के सख्त खिलाफ थी। उनका दर्शन था कि बच्चों को खुली प्रकृति के बीच पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र वातावरण में छात्र की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और उसके सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करना था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे 115 कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था आपका 1875 में आर्य समाज की औपचारिक स्थापना हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई यानी कि वर्तमान में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। बाद में 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से इसे अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म की मूल शुद्धता को पुनः स्थापित करना और वेदों की ओर लौटो का संदेश जन जन तक पहुंचाना था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 116 कह रहा है कि अभिकथन ए कह रहा था कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन केंद्रीकृत राजतंत्री यानी कि राजमहल आधारित नियंत्रण में था। कारण आर दे रहा है कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में ग्रिड पद्धति, मानकीकृत ईंटें व उन्नत जल निकासी मिलती है। 116 में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। देखिए कारण आर बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी ग्रिड पद्धति यानी पक्की ईंटों और बेहतरीन जल निकासी प्रणाली के विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन अभिकथन ए असत्य इसलिए हुआ क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मेसोपोटामिया की तरह राजमहल या किसी केंद्रीकृत राजतंत्री तानाशाही शासन का कोई स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला। इसका प्रशासन विकेंद्रीकृत या नागरिक व्यापारिक समितियों के हाथों में प्रतीत होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 117 कह रहा था कि प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में इल्तुतमिश की स्थिति को कैसे समझा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खलीफाई वैधता, एकता व्यवस्था और आंतरिक खतरों से सुरक्षा द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण।
देखिए, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बनाता है। उसने एक बिखरे हुए राज्य को सुदृढ़ राज्य में बदला। इसके लिए उसने 1229 में बगदाद के खलीफा से मंसूर प्राप्त कर यानी कि मान्यता प्राप्त करके अपनी सत्ता को वैधानिक बनाया। साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से बांधने के लिए इक्ता व्यवस्था लागू किया। तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया और अपनी कूटनीति से मंगोलों यानी चंगेज खान के आक्रमण जैसे बाहरी और आंतरिक खतरों से सल्तनत की रक्षा किया। नेक्स्ट आगे 118 800 से 12वीं ईस्वी के बीच उत्तर भारत में विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहार काल में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का एक प्रमुख सामाजिक परिणाम क्या था? इसका प्रमुख कारण था भूमिधारी मध्यस्थों और योद्धा वर्ग के उदय के साथ जाति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। क्यों? देखिए, 800 से 1200 ईस्वी के काल को भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल या सामंतवाद का काल कहा जाता है। इस दौरान बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों और अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान दिए गए। इससे समाज में शक्तिशाली भूमिधारी मध्यस्थों और राजपूतों जैसे नए योद्धा वर्ग का उदय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जनजातियों का वर्ण व्यवस्था में विलय हुआ और जाति अनगिनत उपजातियों में बढ़ करके अत्यंत कठोर सुदृढ़ हो गई। 119 नंबर अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के पश्चात प्रारंभिक भागवत वैष्णव परंपरा किस धार्मिक स्वरूप से पहचानी जाती है? तो ये पहचानी जाती है आपका वासुदेव कृष्ण की सर्वोच्च देवता के रूप में भक्ति, वीर पूजा और ईश्वरवाद का समन्वय। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रारंभिक भागवत धर्म जो बाद में वैष्णव धर्म कहलाया, इसका उदय मथुरा के वृष्णि वंशी सातों क्षत्रियों में हुआ था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता वृष्णि वीरों यानी विशेषकर वासुदेव कृष्ण की सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा थी। इस धर्म ने कठोर वैदिक कर्मकांडों को नकार करके ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण व्यक्तिगत भक्ति और एकेश्वरवाद यानी ईश्वरवाद के समन्वय पर बल दिया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 120 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के औपनिवेशिक शासन पर दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो 120 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इससे कंपनी शासन समाप्त हुआ और क्राउन के अधीन अप्रत्यक्ष नियंत्रण व स्थिरता पर आधारित नीति शुरू हुई। देखिए, 1857 के विद्रोह का सबसे दूरगामी राजनीतिक परिणाम 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम था। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अंग्रेजों ने अपनी विस्तारवादी नीति जैसे कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को त्याग दिया और वफादार देशी रियासतों को बफर स्टेट यानी कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण के रूप में इस्तेमाल करते हुए शासन में स्थिरता लाने का प्रयास किया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 120 में। अगला 121 नंबर अगला प्रश्न है 121 नवपाषाण चरण पूर्ववर्ती प्रागैतिहासिक अवस्थाओं की तुलना में सामाजिक आर्थिक संगठन में किस संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है? तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पालतूकरण आधारित खाद्य उत्पादन अस्थायित्व और उभरता स्तरीकरण। देखिए, दरअसल नवपाषाण काल को मानव इतिहास की एक क्रांति मानी जाती है। इस काल में मानव ने शिकारी जीवन छोड़कर के पहली बार कृषि यानी खाद्य उत्पादन और पशुपालन शुरू किया था। खेती करने के कारण उसे एक जगह टिक कर रहना पड़ा, जिससे अस्थायी बस्तियों का निर्माण हुआ। कृषि अधिशेष ने पहली बार समाज में निजी संपत्ति और अमीर गरीब जैसे सामाजिक स्तरीकरण को जन्म दिया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 122 कह रहा है कि निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता के शहरी मानकीकरण व नियोजन को सर्वाधिक सटीक रूप से स्पष्ट करता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मानकीकृत मापन नागरिक नियोजन विकेंद्रीकरण किंतु मानकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 से अधिक स्थलों में अविश्वसनीय रूप से एक समान नगर नियोजन, पक्की ईंटों के आकार और बाट और माप प्रणाली देखने को मिलती है। चूँकि वहाँ कोई विशाल राजमहल या मंदिर नहीं मिले हैं, इसलिए यह माना जाता है कि यह एक केंद्रीकृत तानाशाही नहीं थी, बल्कि एक कुशल नगर पालिकाओं के द्वारा संचालित एक विकेंद्रीकृत किंतु अत्यंत मानकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पे रही होगी। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे 123 1 2 3 कह रहा है कि चोल राजस्व व्यवस्था में कौन सी विशेषता प्रशासनिक उन्नता को दर्शाती है। तो यहाँ 123 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि का व्यवस्थित संरक्षण, वर्गीकरण तथा अभिलेखों में कर निर्धारण का लेखा। देखिए, चोल साम्राज्य की राजस्व प्रशासन व्यवस्था अपने समय में अत्यंत उन्नत और वैज्ञानिक थी। राजा प्रथम और कुलोतुंग प्रथम जैसे महान चोल शासकों ने अपने साम्राज्य की संपूर्ण भूमि का अत्यंत सूक्ष्म और व्यवस्थित सर्वेक्षण करवाया था। भूमि की उर्वरता और फसल के अनुसार उसे कई श्रेणियों में बांटा था और उस पर लगाए गए कर यानी टैक्स को तांबे की प्लेटों और मंदिरों की दीवारों पर अस्थायी अभिलेखों के रूप में सुरक्षित रखा गया था। चोलों के राजस्व विभाग को पूर्ववरी तिड़क्कलम कहा जाता था, जो थोड़ा सा एक कठिन वर्ड है जिसको चलिए मैं लिख देता हूँ। इसको कहा जाता था पूर्ववरी तिड़क्कलम, ये कहा जाता था उनके राजस्व विभाग को, चोलों के। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग टोटल 123 प्रश्नों के राइट आंसर देखे हैं। 2 क्वेश्चन हमको इस पेपर में नहीं मिला है, क्योंकि इस पेपर में एक पेज जो है वो मिसिंग है। तो हमारे पास 123 क्वेश्चन का ही ये पेपर था। 2 क्वेश्चन अगर आप टाइप करके हमको बता देंगे तो उसका आंसर मैं आपको टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चूँकि पेपर में एक पेज मिसिंग है, वो पेज हमको नहीं मिल पाया था, तो इसलिए हम 123 प्रश्नों को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। बाकी क्वेश्चन 125 पूछा गया था टोटल इस पेपर में। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो इतिहास का जो कि आपका यूपी पीजीटी 9 मई 2026 को यूपी पीजीटी का पेपर हुआ है, हिस्ट्री का यानी इतिहास विषय का। ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर था। तो इसका पूरा सॉल्यूशन व्याख्यात्मक तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने व्याख्यात्मक तरीके से हल करते हुए समझा है, देखा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो बेहद पसंद अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।